हेलो और स्वागत है। क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस थोड़ा ट्रिकी लगता है ना? चिंता मत कीजिए, आज हम इसे मिलकर एकदम डिकोड करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करें। चलिए इस चैप्टर की दुनिया में चलते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की हर गुत्थी को सुलझाते हैं। बिलीव मी, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ओके, सबसे पहले केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी नियम से शुरुआत करते हैं। एक सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, ये है इसकी कोर डेफिनेशन। सिंपल शब्दों में, रिएक्शन से पहले जो चीजें होती हैं यानी रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं यानी प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर, काउंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा बड़ा नियम है, कौन सा फंडामेंटल लॉ है जो कहता है कि बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी? और इसका जवाब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप एटम्स बना सकते हैं, ना ही उन्हें मिटा सकते हैं। जितना मास रिएक्शन से पहले था, उतना ही बाद में भी रहेगा। सिंपल। चलिए, अब जब बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस आखिर कितने तरह के होते हैं। इन्हें कैटेगराइज करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का आमने सामने यानी ऑपोजिट समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती है, जबकि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। एक में जुड़ना, दूसरे में टूटना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है। सोच के देखिए, डिस्प्लेसमेंट में एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं। काइंड लाइक म्यूजिकल चेयर्स। ये देखिए एक क्लासिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहां ज्यादा रिएक्टिव कॉपर कम रिएक्टिव सिल्वर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, यानी उसकी जगह ले रहा है। हर केमिकल रिएक्शन के पीछे ना एक ड्राइविंग फोर्स होती है, और वो है एनर्जी। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे कुछ रिएक्शंस में एनर्जी बाहर निकलती है और कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है जिससे आसपास गर्मी बढ़ जाती है, या फिर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जिससे आसपास ठंडक महसूस होती है। हीट आउट मतलब एक्सोथर्मिक, हीट इन मतलब एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का प्रोसेस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसका ठीक उल्टा है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सूरज से एनर्जी लेनी पड़ती है, उसे अब्सॉर्ब करना पड़ता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक क्लासिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म समझते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफर। ये ऑक्सीजन का खेल कैसे चलता है रिएक्शंस में? बिल्कुल सीधे शब्दों में, जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलता है यानी वो ऑक्सीजन गेन करता है, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और इसका ठीक ऑपोजिट है रिडक्शन। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन खो देता है यानी ऑक्सीजन लूज करता है, तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो गया। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और पता है, अक्सर ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही होती हैं। तो ये सारी साइंस सिर्फ किताबों तक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कोरोजन जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आयरन जब हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर जंग बन जाता है, जो मेटल को खराब कर देता है। और यही वजह है कि हम लोहे के दरवाजों और चीजों पर पेंट करते हैं। ये पेंट एक बैरियर बना देता है जो हवा और नमी को लोहे तक पहुंचने ही नहीं देता और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है। ठीक ऐसा ही खाने के साथ भी होता है, जिसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स के अंदर के फैट्स और ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से यानी खराब होने से बचाती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप केमिकल रिएक्शंस को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि अपने आसपास महसूस भी करेंगे। अगली बार जब दूध से दही बनते देखें या आग जलते हुए देखें, तो एक सेकंड के लिए सोचना,
यहाँ कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है?